राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वायुसेना के स्थापना दिवस की बधाई दी है। सभी वायु योद्धाओं को, पूर्व सैनिकों को शुभकामनाएं दी हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए सभी को शुभकामनाएं दी। भारतीय वायुसेना ने साहस, प्रतिबद्धता और उत्कृष्टता का परिचय दिया। हमारे वायु योद्धा हमारे आकाश की रक्षा करते हैं, आपदाओं और मानवीय मिशनों में राष्ट्र की सेवा करते हैं। वायुसेना को भविष्य के सभी प्रयासों में सफलता के लिए शुभकामनाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वायुसेना दिवस पर, स्थापना दिवस पर उन्हें बधाई दी है। देखिए, सभी सैनिकों को उन्होंने बधाई दी और उन्होंने कहा भी कि जो वायुसेना के सैनिक हैं वो आसमान की रक्षा करते हैं। तो वायुसेना के स्थापना दिवस पर सभी सैनिकों को उन्होंने बधाई दी और देखिए अपने विचार भी उन्होंने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर साझा किए। जम्मू कश्मीर में 6 जिलों में 12 जगहों पर एसआईए की रेड। अनंतनाग, शोपियां, बडगाम, बटपोरा में छापेमारी की गई है। एनआईए ने रेड मारी है। डांगीवाचा, कुपवाड़ा में भी एसआईए की छापेमारी। आतंक से जुड़े मामले में एसआईए ने छापेमारी की है। तो देखिए, कई जगहों पर एसआईए की छापेमारी जारी है। आतंक से जुड़े हुए मामले में एसआईए की छापेमारी की जा रही है। लगभग 12 जगह ऐसी हैं 6 जिलों में जहां पर एसआईए की रेड की कार्रवाई देखने को मिली है। अनंतनाग, शोपियां, बडगाम, बटपोरा ऐसे 6 जिले जहां पर जो है देखिए 12 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। डांगीवाचा, कुपवाड़ा में भी एसआईए की छापेमारी जारी है। आतंक से जुड़े हुए मामलों को लेकर ये कार्रवाई की गई है। छापेमारी की कार्रवाई एसआईए की तरफ से। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 6 जिलों में 12 जगहों पर एसआईए ने रेड की कार्रवाई की है। छापेमारी अभी इस वक्त चल रही है। 6 जिले जहां पर 12 जगह पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। आतंक से जुड़े मामलों में ये कार्रवाई की जा रही है। डांगीवाचा, कुपवाड़ा में भी एसआईए की छापेमारी लगातार जारी है। जयपुर से खबर, प्रदेश में 13 से 18 अक्टूबर तक चलेगी नए आपराधिक कानूनों पर प्रदर्शनी। जेईसीसी जयपुर में चलेगी। राजस्थान पुलिस की प्रदर्शनी का उद्घाटन 13 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। आयोजित प्रदर्शनी में वीडियो, लघु चलचित्र, लाइव डेमो और झांकियों के माध्यम से दर्शाया जाएगा। प्रदर्शनी विशेष रूप से विद्यार्थियों, महिलाओं, अधिवक्ता, न्यायिक अधिकारियों, न्यायिक संस्थानों के लिए विभिन्न प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रसारित करने की दिशा में एक प्रयास है। ये मुख्यमंत्री भज्जरलाल शर्मा, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति, जनप्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। वहीं राजस्थान पुलिस ने प्रदर्शनी को लेकर विशेष टीम का गठन भी किया है। देखिए, एक विशेष प्रदर्शनी यहाँ पर आयोजित की गई है, जिसमें मुख्यमंत्री भज्जरलाल शर्मा, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति, जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। इस प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। राजस्थान पुलिस ने प्रदर्शनी को लेकर विशेष टीम भी गठित की है। चलिए, जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। जयपुर में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व सांसद अशफ अली टांक की शुभ सभा में शामिल होंगे। शाम को बीकानेर के लिए रवाना होंगे। कल बीकानेर में रामेश्वर डूडी की शुभ सभा में शामिल होंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत कांग्रेस नेता मौजूद रहेंगे। शाम को बीकानेर के लिए रवाना होंगे। कल बीकानेर में रामेश्वर डूडी की शुभ सभा में शामिल होंगे। और अब खबर चाकसू से, निर्माणाधीन मकान में एक युवक का शव फंदे से लटका मिला।
सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक की पहचान शिवजी लोहार के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया है। मौत के कारणों का अब तक फिलहाल पता नहीं चल सका है। चाकसू कस्बे के वार्ड 32 स्थित कुंज बिहार कॉलोनी का ये मामला बताया जा रहा है। मृतक की पहचान शिवजी लोहार के रूप में हुई है। हालांकि देखिए, पुलिस ने फिलहाल जो है शव को कब्जे में ले लिया है। पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भी रखवा दिया गया है। आगे की कार्रवाई भी पुलिस की तरफ से जारी है। मौत के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। आखिर किन कारणों के चलते जो है मौत हुई है। चाकसू कस्बे के वार्ड 32 स्थित कुंज विहार कॉलोनी का ये मामला बताया जा रहा है। निर्माणाधीन मकान में एक युवक का शव फंदे से लटका मिला। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची। हालांकि देखिए, पुलिस ने जो है शव को अपने कब्जे में ले लिया है। पोस्टमार्टम के लिए भिजवा भी दिया गया है। आगे की जांच पड़ताल पुलिस की तरफ से की जा रही है। चाकसू से खबर आपको बता रहे हैं। युवक का शव फंदे से लटका मिला। हालांकि देखिए, घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंची। मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ से खबर। लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के साधारण सभा की बैठक आज प्रधान मदन सेवता की अध्यक्षता में आयोजित होगी। बैठक पंचायत समिति सभागार में 11 प्रस्तावों को लेकर बैठक होनी है। प्रधान मदन सेवदा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित होगी। पंचायत समिति सभागार में 11 प्रस्ताव को लेकर बैठक आयोजित की गई है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। तहसील कार्यालय देवली के तहसीलदार कक्ष में शुद्धि पत्र की एक एप्लीकेशन को लेकर दो पटवारियों के बीच विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक ने दूसरे को कथित तौर पर थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद मामला पुलिस थाने तक जा पहुंचा और रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। ये घटना देवली तहसीलदार के कक्ष में हुई, जिसने कार्यालय परिसर की मर्यादा को तार तार कर दिया। इस संबंध में पटवारी किशन गर्ग का कहना है कि दूसरा पक्ष उनके विरुद्ध गलत जानकारी प्रचारित कर रहा है और मारपीट नहीं हुई है। तो देवली तहसीलदार कक्ष में पटवारियों के बीच जो है विवाद हो गया और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि बात मारपीट तक जा पहुंची। कार्यालय परिसर की मर्यादा को तार तार किया है इस तस्वीर ने। जिस तरीके से दो पटवारियों के बीच झगड़े की, मारपीट की ये तस्वीर सामने आई। कार्यालय परिसर की मर्यादा इससे कहीं ना कहीं तार तार हुई है। देवली तहसीलदार कक्ष में दो पटवारियों के बीच जो है जमकर विवाद हुआ और विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि बात मारपीट तक जा पहुंची। और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी दिलखुश हमारे साथ जुड़ गए हैं। पटवारियों के बीच जो है विवाद हुआ, विवाद इतना ज़्यादा बढ़ा कि मारपीट तक जा पहुंचा। कहीं ना कहीं इससे जो है देखिए मर्यादा तार तार हुई। जिस तरीके से कार्यालय परिसर की गरिमा होती है, मर्यादा होती, कहीं ना कहीं इस तस्वीर ने जो है इसे शर्मसार भी किया है। जी, मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये कल शाम को 5:15 बजे की घटना थी। जी, चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। 12 के अंत में विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां अब तेज हो गई हैं। संभावित उम्मीदवारों के कई चेहरे उभर कर सामने आए हैं, जिसमें कांग्रेस से सिर्फ पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया का नाम सामने आ रहा है, तो वहीं भाजपा से पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी सहित कई नाम सामने आ रहे हैं।
आपको बता दें, अंता विधानसभा सीट पर 4 बार चुनाव हुए, जिसमें 2 बार कांग्रेस और 2 बार भाजपा ने अपनी जीत दर्ज की। अंता विधानसभा के 11 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए 268 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बाली थाना क्षेत्र में पदस्थापित थाना प्रभारी पर्वत सिंह भाटी को ड्यूटी में लापरवाही बरतने के मामले में एसपी आदर्श सिंधु ने लाइन हाजिर कर दिया है। मामले की जांच के दौरान लापरवाही पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है, जो कि जिले भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। एसपी सिंधु ने जांच के आदेश देने के साथ ही तत्काल प्रभाव से पर्वत सिंह को लाइन में भेज दिया है। अब बाली थाने की कमान सुमेरपुर सिटी में कार्यरत उप निरीक्षक भंवर सिंह को सौंपी गई है। उन्हें नए एसएचओ के रूप में बाली थाने का चार्ज दे दिया गया है। हाल ही में हुई क्राइम मीटिंग में एसपी आदर्श सिंधु ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि ड्यूटी में किसी भी प्रकार की लापरवाही उपखंड के ग्राम पंचायत बिलोनी में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। चामुंडा माता मंदिर के पास वर्षों से बने अवैध पक्के निर्माण को जेसीबी मशीन की मदद से ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान कई थानों की पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बनी रही और कार्रवाई शांतिपूर्वक संपन्न हुई। सख्त कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप है, तो वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे मंदिर मार्ग की पुरानी गरिमा लौटाने वाला कदम बताया। तो अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की सख्त कार्रवाई देखने को मिली है। बिलोनी गांव में पक्की दुकानों को ध्वस्त किया गया है। कई थानों का जाब्ता सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। भरतपुर के बयाना में बुधवार को 4 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। बिजली विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक मेंटेनेंस कार्य के चलते विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। इस दौरान 33/11 केवी सब स्टेशन कनावर और भीमनगर से जुड़े हुए 11 केवी फीडर कनावर, देहगांव, भगोरी क्रशर, वैर रोड, रीको और बिडियारी से जुड़े हुए उपभोक्ताओं को बिजली नहीं मिल पाएगी। विभाग ने उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि आवश्यक कार्य पहले ही निपटा लें और बिजली कटौती के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए तैयार रहें। पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल के निर्देशन में करौली पुलिस ने जिले भर में विशेष अभियान चलाते हुए अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। अभियान के तहत जिले के विभिन्न थानों में पुलिस की 63 टीमों ने 481 स्थानों पर दबिश दी और कुल 115 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में अवैध शराब, बजरी तस्करी, ठगी और हत्या के प्रयास जैसे कई संगीन मामलों में वांछित अपराधी शामिल हैं। इस दौरान ठगी और हत्या के प्रयास के 2 मुख्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की गई है। एक 115 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। ये पुलिस का बड़ा अभियान करौली जिले में देखने को मिला। बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र की बीएलडी नहर में मंगलवार को आरडी 155 के पास लगभग 30 फीट का कटाव आ गया। बताया जा रहा है नहर में ओवरफ्लो होने के कारण ये कटाव उत्पन्न हुआ, जिससे आसपास के किसानों में चिंता का माहौल देखने को मिला। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय किसानों ने तुरंत ही सिंचाई विभाग खाजूवाला को सूचित किया। विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। एक्सीएन नीतीश कुमार नागर ने बताया कि कटाव की सूचना मिलते ही टीम को मौके पर रवाना किया गया और दुरुस्तीकरण का कार्य तुरंत ही शुरू किया जा रहा है, ताकि नुकसान को रोका जा सके। बीएलडी नहर में 30 फीट का कटाव हो गया। सिंचाई विभाग ने मरम्मत का कार्य भी शुरू कर दिया है। तो ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो ये नहर है इसमें 30 फीट का कटाव जो है हो गया। हालांकि तुरंत ही सिंचाई विभाग ने जो है इस नहर की मरम्मत का कार्य भी शुरू कर दिया है। बीकानेर के खाजूवाला से ये खबर आपको बता रहे हैं।
वहीं फतेहपुर क्षेत्र में हुई बारिश के बाद मौसम ने अचानक से करवट ले ली। तापमान में तेजी से गिरावट भी दर्ज की गई, जिससे लोगों को कड़ाके की ठंड का एहसास अभी से होने लगा। न्यूनतम तापमान 17.5 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। घने कोहरे ने पूरे ही इलाके को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई। लोगों ने गर्म कपड़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया और बाजारों में भी गर्म वस्त्रों की मांग बढ़ गई है। टोंक के बरौनी थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें टोंक से जयपुर जा रही कार खड़े ट्रेलर में घुस गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बरौनी पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। मौके पर हाईवे पेट्रोलिंग टीम भी मौजूद रही। और अब खबर सीकर से, जहां सीकर के श्री माधोपुर न्यू रेलवे स्टेशन के पास फुलेरा से रेवाड़ी की ओर जा रही मालगाड़ी के 3 दर्जन से अधिक डिब्बे अचानक से रेलवे ट्रैक से उतर गए। हादसे के बाद कई डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, जिससे रेलवे लाइन पूरी तरह से बाधित हो गई। रेलवे प्रशासन, जीआरपी और स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। मौके पर इंजीनियरों की टीम भी पहुंची, जो कि ट्रैक की मरम्मत और तकनीकी जांच में जुटी है। हालांकि इस हादसे में किसी भी जनहानि की कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन रेलवे को भारी नुकसान जरूर पहुंचा है। घटनास्थल पर ट्रेनों की आवाजाही बाधित हो गई। और चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें बताते हैं राजधानी दिल्ली से, जहां पर इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 9वें संस्करण का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। को फैसिलिटेट कर रहे हैं। आज सरकार की मदद से इंडियन इंडस्ट्री, स्टार्टअप और एकेडमिया कई क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं। इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट और स्केलिंग हो, R&D के जरिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करना हो, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना हो, भारत हर आयाम में आगे बढ़ रहा है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज भारत एक इफेक्टिव प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। साथियों, इंडिया मोबाइल कांग्रेस और टेलीकॉम सेक्टर में भारत की सफलता आत्मनिर्भर भारत के विजन की ताकत को बताता है। आप याद करिए, मैंने जब मेक इन इंडिया की बात कही थी तो कुछ लोग कैसे इसका मजाक उड़ाते थे। शक, संदेह में जीने वाले लोग कहते थे कि भारत टेक्नोलॉजिकली एडवांस चीजें कैसे बनाएगा, क्योंकि उनके दौर में नई टेक्नोलॉजी को भारत तक आने में कई दशक लग जाते थे। देश ने उसका जवाब दिया। जो देश कभी 2G को लेकर स्ट्रगल करता था, आज उसी देश के लगभग हर जिले में 5G पहुंच चुका है। हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन 2040 की तुलना में। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए सच पे धड़क। नमस्कार। 127 टाइम्स की वृद्धि हुई है। पिछले एक दशक में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने लाखों डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट की हैं। अभी हाल ही में एक बड़ी स्मार्टफोन कंपनी का डेटा सामने आया है। आज 45 भारतीय कंपनियां
उस एक बड़ी कंपनी की सप्लाई चेन से जुड़ी है। इससे करीब 3.5 लाख रोजगार देश में पैदा हुए हैं। और ये केवल एक कंपनी का आंकड़ा नहीं है। आज देश में कितनी ही कंपनियां बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। इसमें अगर इनडायरेक्ट अपॉर्चुनिटीज को जोड़ दें तो हम कल्पना कर सकते हैं कि रोजगार का ये नंबर कितना बड़ा बन जाता है। साथियों, कुछ दिन पहले ही भारत ने अपना मेड इन इंडिया 4G स्टैक लॉन्च किया है। ये देश की बड़ी स्वदेशी उपलब्धि है। अब भारत दुनिया के उन 5 देशों की लिस्ट में आ गया है जिनके पास ये सामर्थ्य है। ये डिजिटल सेल्फ रिलायंस की दिशा में, टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस की दिशा में देश का एक बड़ा कदम है। इंडिजिनियस 4G एंड 5G स्टैक के जरिए हम न केवल सीमलेस कनेक्टिविटी को सुनिश्चित कर पाएंगे, बल्कि देशवासियों को तेज इंटरनेट और रिलायबल सर्विसेज भी दे पाएंगे। इसी मकसद से जिस दिन हमने अपना मेड इन इंडिया 4G स्टैक लॉन्च किया, उसी दिन देश में एक साथ करीब 1 लाख 4G टावर्स को भी एक्टिव किया गया। दुनिया के कुछ देशों को 1 लाख टावर की बात करते हैं तो भी उनको अजूबा लगता है। ये आंकड़े बहुत बड़े लगते हैं लोगों को। इसके कारण एक साथ 2 करोड़ से ज्यादा लोग देश की डिजिटल मूवमेंट का हिस्सा बने हैं। इसमें कई ऐसे इलाके थे जो रिमोट एरिया में थे, जो डिजिटल कनेक्टिविटी में पीछे छूट गए थे। अब ऐसे सभी क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंची है। साथियों, भारत के मेड इन इंडिया 4G स्टैक की एक और विशेषता है। हमारा 4G स्टैक एक्सपोर्ट रेडी भी है। यानी ये भारत की बिजनेस आउटरीच का माध्यम भी बनेगा। इससे 2030 के भारत यानी भारत 6G विजन को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। साथियों, 10 सालों में भारत की टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन बहुत तेजी से आगे बढ़ी है और स्पीड और स्केल को मैच करने के लिए बहुत लंबे समय से एक मजबूत लीगल और मॉडर्न पॉलिसी फाउंडेशन की जरूरत महसूस हो रही थी। हमने इसके लिए टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट बनाया। इसी कानून ने द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट और द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट, उन दोनों को रिप्लेस किया। ये कानून तब के थे जब यहां बैठे हम आप जैसे किसी व्यक्ति का जन्म भी नहीं हुआ था, और इसलिए पॉलिसी लेवल पर जरूरत थी कि हम 21वीं सदी की अप्रोच के हिसाब से एक नई व्यवस्था बनाएं, और हमने वही किया है। ये नया कानून रेगुलेटर नहीं है, बल्कि एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है। अब अप्रूवल्स आसान हुए हैं, राइट ऑफ वे परमिशन जल्दी मिलती है, इसका परिणाम भी दिख रहा है। फाइबर और टावर नेटवर्क का विस्तार तेजी से हो रहा है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ी है, इन्वेस्टमेंट को एनकरेज किया जा रहा है और उद्योगों को लॉन्ग टर्म प्लानिंग में सुविधा हुई है। साथियों, आज हम देश में साइबर सिक्योरिटी को भी
उतनी ही प्राथमिकता दे रहे हैं। साइबर फ्रॉड्स के खिलाफ कानून सख्त किए गए हैं और अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ाई है और ग्रीवेंस रिड्रेसल के मैकेनिज्म को भी बेहतर किया गया है। इंडस्ट्री और कंज्यूमर्स दोनों को इसका बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। फ्रेंड्स, आज पूरा विश्व भारत के पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज कर रहा है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम मार्केट हमारे पास है। दूसरा सबसे बड़ा 5G मार्केट यहां है और मार्केट के साथ ही हमारे पास मैन पावर भी है, मोबिलिटी भी है और माइंडसेट भी है। और जब मैन पावर की बात आती है तो भारत में स्केल और स्किल दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी का देश है और ये जनरेशन बहुत बड़े लेवल पर स्किल बनाई जा रही है। भारत आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती डेवलपर पॉपुलेशन वाला देश है। साथियों, आज भारत में 1 GB वायरलेस डेटा की कीमत 1 कप चाय के दाम से भी कम है। चाय का उदाहरण देना मेरी आदत है। पर यूजर डेटा कंजम्पशन में हम दुनिया के अग्रिम देशों में आते हैं। इसका अर्थ है कि भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी अब कोई प्रिविलेज या लग्जरी नहीं है। ये भारतीयों के जीवन का एक अटूट हिस्सा है। साथियों, इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के माइंडसेट में भी भारत सबसे आगे दिखता है। भारत का डेमोक्रेटिक सेटअप, सरकार की वेलकमिंग अप्रोच और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की पॉलिसीज, इनसे भारत की पहचान एक इन्वेस्टर फ्रेंडली डेस्टिनेशन के रूप में बनी है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी सक्सेस इस बात का प्रमाण है कि सरकार डिजिटल फर्स्ट माइंडसेट से किस तरह से जुड़ी हुई है। इसलिए मैं पूरे विश्वास से कहता हूं, दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, इनोवेट एंड मेक इन इंडिया। मैन्युफैक्चरिंग से सेमीकंडक्टर्स तक, मोबाइल से इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टार्टअप तक, हर एक फील्ड में भारत में ढेर सारी संभावनाएं हैं, ढेर सारी एनर्जी है। साथियों, कुछ सप्ताह पहले ही 15 अगस्त को मैंने लाल किले से घोषणा की है कि ये साल बड़े बदलावों का, बड़े रिफॉर्म्स का साल है। हम रिफॉर्म्स की गति बढ़ा रहे हैं और इसलिए हमारी इंडस्ट्री का, हमारे इनोवेटर्स का दायित्व भी बढ़ रहा है और इसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे स्टार्टअप्स की है। हमारे यंग इनोवेटर्स भी हैं। अपनी स्पीड से, अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी से स्टार्टअप्स नए रास्ते, नए अवसर बना रहे हैं और इसलिए मुझे देखकर खुशी है कि आईएमसी ने भी इस साल 500 से ज्यादा स्टार्टअप्स को बुलाकर उन्हें इन्वेस्टर्स और ग्लोबल मेंटर्स के साथ जुड़ने का मौका दिया है। साथियों,
इस सेक्टर की ग्रोथ में हमारे एस्टैब्लिश प्लेयर्स का रोल लगातार बढ़ रहा है। ये प्लेयर्स देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए स्टेबिलिटी, स्केल और डायरेक्शन देते हैं। उनके पास रिसर्च और डेवलपमेंट की कैपेबिलिटीज हैं और इसलिए हमें स्टार्टअप की स्पीड और एस्टैब्लिश प्लेयर्स की स्केल दोनों से पावर मिलेगी। साथियों, हमारी इंडस्ट्री से जुड़े ऐसे कई विषय हैं जिन पर स्टार्टअप्स के युवा, हमारी एकेडमिया, रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च कम्युनिटी और पॉलिसी मेकर्स सबको मिलकर के काम करने की जरूरत है। आईएमसी जैसा प्लेटफॉर्म ऐसे संवाद शुरू करने में उपयोगी हो तो शायद लाभ हमारा अनेक गुना बढ़ जाएगा। साथियों, हमें देखना होगा कि ग्लोबल सप्लाई चेन में कहाँ रुकावटें आ रही हैं। मोबाइल, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स और पूरे टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में जहां भी ग्लोबल बॉटलनेक्स हैं, वहां भारत के पास दुनिया को सॉल्यूशन देने का मौका है। उदाहरण के लिए हमने पहचान की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी अब कुछ गिने चुने देशों तक सीमित थी और पूरी दुनिया डाइवर्सिफिकेशन चाहती थी। आज भारत ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। भारत में 10 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर काम हो रहा है। साथियों, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल कंपनियां ट्रस्टेड पार्टनर्स की तलाश कर रही हैं जो स्केल और रिलायबिलिटी दोनों में सही उतरे। दुनिया टेलीकॉम नेटवर्क इक्विपमेंट में डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी भरोसेमंद पार्टनर चाहती है। क्या भारतीय कंपनियां रिलायबल ग्लोबल सप्लायर्स और डिजाइन पार्टनर्स नहीं बन सकती? साथियों, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में चिपसेट्स और बैटरियों से लेकर डिस्प्लेज और सेंसर्स तक ये काम देश के भीतर और ज्यादा होने की जरूरत है। दुनिया पहले से कहीं ज्यादा डेटा जनरेट कर रही है, इसलिए स्टोरेज, सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी जैसे सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। डेटा सेंटर्स और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करके भारत एक ग्लोबल डेटा हब बन सकता है। साथियों, मुझे आशा है कि आने वाले सेशन में हम इसी अप्रोच को, इसी टारगेट को लेकर आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर आईएमसी के इस पूरे कार्यक्रम के लिए आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय